Assalamu alaikum. I am Shumaila Farzan Ali, lecturer in physics, Government College, Gulshan Iqbal, Block 7. Today's lecture is for second year physics student, and the topic is belonging to the chapter number 11, heat. These are the contents of the today's lecture. The topic is heat engine. हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस होती है जो कन्वर्ट करती है हीट और थर्मल एनर्जी को एंड केमिकल एनर्जी को इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और वो मैकेनिकल एनर्जी हम यूज करते हैं फॉर डूइंग मैकेनिकल वर्क। ये एक नीचे जो है वो रिप्रेजेंटेशन है हीट इंजन की, कि हीट इंजन जो है वो कंसिस्ट कर रहा होता है एक हॉट बॉडी पे, एक कोल्ड बॉडी पे, और सेंटर में हमारे पास ये हीट इंजन है और ये कोई अमाउंट ऑफ वर्क डन को परफॉर्म कर रहा है। अब हम बात करते हैं कार्नोट इंजन की। कार्नोट इंजन इज एन आइडियल इंजन। अ फ्रेंच इंजीनियर सादी कार्नोट फर्स्ट डिजाइन्ड दिस आइडियल इंजन इन 1824। हमारे पास जो नॉर्मली इंजन्स होते हैं, यानी हम प्रैक्टिकल की अगर बात करें तो हमने कहा कि इंजन एक ऐसी डिवाइस है जो कि हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। लेकिन जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तो कोई ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो डिसिपेट हो रही होती है, यानी कभी भी 100% हमें आउटपुट नहीं मिलता कि जितनी हम अमाउंट ऑफ हीट जो है वो दे रहे हो हमें आउटपुट में भी उतना ही जो है वो वर्क डन मिल रहा हो, बल्कि हमेशा कुछ ना कुछ डिसिपेशन ऑफ हीट हो रही होती है, यानी आउटपुट हमेशा लेस देन होता है इनपुट के साथ। लेकिन जो कार्नोट इंजन है वो एक आइडियल इंजन है। आइडियल इंजन का क्या मीनिंग है कि जो इनपुट है वो इक्वल होता है आउटपुट के, यानी जितनी हम इनपुट में हीट दे रहे हैं वो सारी की सारी हीट कन्वर्ट हो रही है हमारे पास यूजफुल वर्क के अंदर। और इसको जो है वो 1824 में एक फ्रेंच इंजीनियर ने जो है वो डिज़ाइन किया था। बट प्रैक्टिकली जो है ये पॉसिबल नहीं है कि जो है वो 100% जो है वो कन्वर्जन ऑफ हीट हो जाए। हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ हीट इंजन की, कार्नोट इंजन की, तो हमें रिक्वायर्ड होती है एक हॉट बॉडी ऑफ इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी। इसको हम हॉट रिजर्वायर भी कहते हैं। रिजर्वायर के मीनिंग यह है कि बहुत बड़ा हमारे पास यानी कि लाइक अ टैंक ऑफ है, एक हॉट बॉडी है जिसमें से अगर कोई हीट जो है वो बाहर भी निकल जाती है तो उसके टेम्परेचर के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि वो इतनी बल्क में उसके पास जो है वो अमाउंट ऑफ हीट मौजूद है कि हीट के बाहर जाने से उसके टेम्परेचर के ऊपर एज सच कोई डिफरेंस नहीं आता। तो ये हमारे पास कहलाता है इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी। सेकंड जो है वो इसका पार्ट जो है वो है कि जिस तरह हमें एक हॉट बॉडी रिक्वायर्ड है, बिल्कुल इसी तरह हमें एक कोल्ड बॉडी भी रिक्वायर्ड है। फिर हमें एक परफेक्ट हीट इंसुलेटर रिक्वायर्ड है और एक सिलेंडर जिसमें एक पिस्टन फिटेड हो, कोई वर्किंग सब्सटेंस रिक्वायर्ड है। और क्योंकि हमने बात की थी कि कार्नोट इंजन एक आइडियल इंजन है तो जो गैस होगी वो भी आइडियल गैस यूज हो रही होगी एज अ वर्किंग सब्सटेंस। और जो हम यूज कर रहे हैं सिलेंडर को, उसकी जो बेस होगी वो कंडक्टिंग होगी, यानी कि हीट कंडक्टिंग बेस। और उस सिलेंडर की जो वॉल्स हैं और जो पिस्टन है दे मस्ट बी नॉन कंडक्टिंग, यानी जो हीट का फ्लो है वो जस्ट होगा थ्रू बेस, और जो उसकी वॉल और पिस्टन है वो नॉन कंडक्टिंग रहेगी, यानी कि वहां से हीट का कोई फ्लो नहीं होगा। हम अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ कार्नोट इंजन की। वर्किंग ऑफ कार्नोट इंजन इज बेस्ड ऑन 4 साइक्लिक प्रोसेस। दिस इज कॉल्ड कार्नोट साइकिल। एक इंजन वैसे भी बेसिकली जो है वो बेस्ड कर रहा होता है साइक्लिक प्रोसेस पे। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसका इनिशियल और जो फाइनल पॉइंट है वो सेम हो, यानी जहाँ से सिस्टम स्टार्ट हो वो उसका जो टर्मिनेटिंग पॉइंट है वो भी एग्जैक्टली सेम हो जो का इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो, यानी कि सिस्टम कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो ऐसे जो प्रोसेसेस होते हैं वो कहलाते हैं साइक्लिक प्रोसेस।
तो कार्नोट इंजन जो है वो 4 साइक्लिक प्रोसेसेस के ऊपर बेस कर रहा होता है. फर्स्ट वन इज द आइसोथर्मल एक्सपेंशन, adiabatic expansion, isothermal compression, and fourth one is adiabatic compression. अब हम बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की. An isothermal process is a thermodynamic process in which the temperature of the system remains constant. यानी एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें सिस्टम के टेम्परेचर में कोई चेंज ना आए. The transfer of heat into or out of the system happens so slowly that the thermal equilibrium is maintained. यानी ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस है ये एक स्लो प्रोसेस है. तो हीट इन और आउट तो हो रही होती है, लेकिन जो उसमें थर्मल इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है, जो स्टेट है, वो उसको सिस्टम मेंटेन रखता है, जिसकी वजह से उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है. नेक्स्ट प्रोसेस इज एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस भी एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, लेकिन इसमें क्या होता है कि नो इन एंड आउट फ्लो ऑफ हीट, यानी सिस्टम में ना ही कोई हीट एंटर हो रही होती है और ना ही सिस्टम से कोई हीट जो है वो एग्जिस्ट हो रही होती है. तो हम डेल्टा क्यू कहते हैं कि इट मस्ट बी इक्वल्स टू 0. और ऐसा कब पॉसिबल है कि द सिस्टम कैन बी कंसीडर्ड टू बी परफेक्टली इंसुलेटेड. जब सिस्टम परफेक्टली इंसुलेटेड होगा तो ना ही उसमें कोई हीट एंटर हो सकेगी और ना ही कोई उसमें से हीट एग्जिस्ट हो सकेगी. अब ये वो 4 हमारे पास प्रोसेस है जिस पर कार्नोट इंजन बेस कर रहा होता है, और ये हमारे पास कहलाते हैं कार्नोट साइकिल. फर्स्ट वन हमारे पास है आइसोथर्मल एक्सपेंशन. जिस तरह हमने बात की थी कि आइसोथर्मल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. अब हम किस तरह से इसको पॉसिबल बनाते हैं कि हम जो सिलेंडर है उसको प्लेस्ड कर देते हैं एक कंडक्टिंग बेस के ऊपर. अब हमें पता है कि जब हम एक कंडक्टिंग हॉट बॉडी के ऊपर जो है वो इसको, यानी एक हम इसे हॉट बॉडी के ऊपर जो है वो प्लेस्ड कर देते हैं और जो इसकी बेस है वो कंडक्टिंग है. अब क्या है, क्योंकि बेस जो है वो सिलेंडर की कंडक्टिंग है और वो हॉट बॉडी पे. अब हम क्या करते हैं, जो लोड ऑफ पिस्टन है उसको रिलीज करते हैं. जब हम उस पे से लोड ऑफ पिस्टन रिमूव करेंगे तो पिस्टन जो है वो अप डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी जो सिस्टम है वो एक्सपेंड होना शुरू होगा. जब सिस्टम एक्सपेंड होना शुरू होगा तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता जाएगा. अब वॉल्यूम के इंक्रीज करने से उसका जो प्रेशर है वो क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा, और जो उसका टेम्परेचर है वो भी डिक्रीज करेगा. लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस क्या था, एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट था. तो वो अपनी थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन को किस तरह से मेंटेन रखता है कि कंडक्टिंग बेस के थ्रू, क्योंकि हमने उसको एक हॉट बॉडी पे प्लेस्ड किया हुआ है तो वहाँ से हीट एंटर होती है सिस्टम में, स्लो प्रोसेस है. तो जो जिस अमाउंट के साथ हीट जो है वो उसमें एंटर हो रही होती है, इसी रेट के साथ सिस्टम एक्सपेंड कर रहा होता है. तो जो उसका टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, कांस्टेंट रहता है, और सिस्टम जो है वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है, यानी उसका वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाता है, लेकिन जो टेम्परेचर है उसमें कोई चेंज नहीं आता, और थ्रू आउट दैट प्रोसेस टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. सेकंड जो हमारे पास प्रोसेस है वो है एडियाबैटिक एक्सपेंशन का. हमने बात की थी कि एडियाबैटिक एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नो इन एंड आउट फ्लो ऑफ हीट होता है. तो अब हमें सिलेंडर को प्लेस करना पड़ेगा एक इंसुलेटर के ऊपर. जब हम इसको एक इंसुलेटर के ऊपर प्लेस करेंगे और पिस्टन पे से जो है वो लोड को रिलीज करेंगे, यानी कि पिस्टन को फ्री करेंगे, तो जो गैस है वो अगेन मूव करेगी अपर डायरेक्शन के अंदर, यानी गैस एक्सपेंड होगी. तभी हम कह रहे हैं कि ये एक एडियाबैटिक एक्सपेंशन का प्रोसेस है. अब जैसे ही ये सिस्टम एक्सपेंड करेगा, यानी इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा. वॉल्यूम के इंक्रीज करने की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो जो प्रेशर है सिस्टम का वो डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा, और साथ साथ जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा. यानी इस वक्त क्या होगा, खाली वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा होगा और वो
जो वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो दोनों डिक्रीज कर रहे होंगे, और हमने इसको क्योंकि इंसुलेटिंग बॉडी के ऊपर रखा हुआ है तो बेस के थ्रू किसी किस्म की कोई कंडक्शन नहीं हो रही होगी। अब जो थर्ड प्रोसेस है वो है आइसोथर्मल कंप्रेशन का। आइसोथर्मल कंप्रेशन में अब हमें क्या है कि अब हम इस सिलेंडर को प्लेस कर देंगे एक कोल्ड बॉडी पे। जब हमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन था तो हमने इसको प्लेस किया था एक हॉट बॉडी पे। अब हम इसको प्लेस करेंगे एक कोल्ड बॉडी पे। वहाँ पे हमने जो पिस्टन था उस पे से लोड को रिलीज़ किया था, और यहाँ हम जो पिस्टन है उस पे लोड इंक्रीज करेंगे। जब हम लोड इंक्रीज करेंगे तो वो पिस्टन मूव करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की वजह से गैस क्या होगी, कंप्रेस होगी। जैसे ही गैस कंप्रेस होगी तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और वॉल्यूम के डिक्रीज होने की वजह से उसका प्रेशर एज वेल एज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। लेकिन क्योंकि आइसोथर्मल कंप्रेशन या आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें जो है वो टेम्परेचर को कांस्टेंट रहना है, तो थ्रू कंडक्टिंग बेस हीट जो है वो ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी कोल्ड बॉडी में, क्योंकि हीट का फ्लो हमेशा हाई टू लो होता है। तो अब जो सिलेंडर है, जो सिस्टम है, वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है और हमने उसको एक कोल्ड बॉडी पर रखा हुआ है, तो उस सिलेंडर से जो है वो हीट फ्लो होना शुरू हो जाएगी थ्रू कोल्ड बॉडी, और अगेन जो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम है वो कांस्टेंट रहेगा। जो फोर्थ प्रोसेस है वो एडियाबैटिक कंप्रेशन का है। अगेन वी हैव टू पुट द सिलेंडर एट इंसुलेटर। अब जब हमने इसको इंसुलेटर पे प्लेस कर दिया, देन नो इन एंड आउट फ्लो ऑफ हीट होगा। हम जो लोड ऑफ पिस्टन है उसको इंक्रीज करेंगे। लोड ऑफ द पिस्टन को इंक्रीज करने की वजह से वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज करेगा, और प्रेशर ऑफ द सिस्टम जो है वो इंक्रीज करेगा। साथ साथ जो इसका टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज कर जाएगा प्रेशर के इंक्रीज करने से। ये भी जो है वो हमारे पास कार्नोट साइकिल को शो कर रही है कि फर्स्ट वाला जो आइसोथर्मल प्रोसेस था इसमें जो एरो साइन है वो शो कर रहा है कि जब हम इसको अपवर्ड एरो का मतलब है कि एक्सपेंशन हो रही है, और लोड जो है वो आपने डिक्रीज किया हुआ था। टेम्परेचर T1 इक्वल्स टू T2 था क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट था। सेकंड प्रोसेस हमारे पास एडियाबैटिक था। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर जो है वो क्योंकि कोई इन एंड आउट फ्लो ऑफ हीट नहीं होता तो डेल्टा Q इक्वल्स टू 0 था। अब एरो मीन एक्सपेंशन हमारे पास हो रही है। थर्ड प्रोसेस हमारे पास है आइसोथर्मल कंप्रेशन का। एरो साइन शोज के यहाँ पे कंप्रेशन हो रही है, लेकिन क्योंकि आइसोथर्मल है तो T3 इज इक्वल्स टू T4, टेम्परेचर कांस्टेंट है। फोर्थ प्रोसेस हमारे पास एडियाबैटिक का था। अगेन डाउनवर्ड एरो शोज कंप्रेशन ऑफ द सिस्टम एंड डेल्टा Q इज इक्वल्स टू 0 मीन नो इन एंड आउट फ्लो ऑफ हीट। अब हमने यहाँ बात की थी कि कभी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कभी वॉल्यूम, और कभी हम प्रेशर की बात कर रहे हैं। वो पैरामीटर्स जो स्टेट ऑफ द सिस्टम्स को डिफाइन करते हैं वो कहलाते हैं स्टेट वेरिएबल्स, लाइक टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर। जब हमारे ये प्रोसेसेस हो रहे थे आइसोथर्मल एक्सपेंशन का, एडियाबैटिक एक्सपेंशन का या कंप्रेशन के प्रोसेस, तो हर स्टेज पे जो है वो ये तीन वेरिएबल्स जो है वो वेरी कर रही थी। तो ये इसकी मदद से हम किसी भी सिस्टम की स्टेट को कम्प्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। तो ये कहलाते हैं स्टेट वेरिएबल्स। इसमें आप देख सकते हैं कि हम उन सारे प्रोसेसेस के साथ जो है वो एक ग्राफ भी जो है वो बनाया है, और वही ये जो वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर यानी कि स्टेट वेरिएबल्स यहाँ पे दिए हैं। और ये कार्नोट साइकिल को जो है वो डिफाइन करें। और ये जो ग्राफ है ये PV डायग्राम भी कहलाती है, क्योंकि ये ग्राफ प्लॉट हुआ है अगेंस्ट प्रेशर एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम x एक्सिस पर है और प्रेशर को y एक्सिस पे लिया गया है। फर्स्ट वाले में हम देख सकते हैं जो कि आइसोथर्मल एक्सप्रेशन को बता रहा है। सेकंड जो है वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन को, देन 3 to 4 आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड 4 to 1 एडियाबैटिक कंप्रेशन। इसमें हम और क्लियरली देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला हमारा प्रोसेस था आइसोथर्मल एक्सपेंशन का, तो ये PV डायग्राम शो कर रही है कि इसमें जो है वो हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन हो रही है, और वॉल्यूम के इंक्रीज करने से प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, जो कि हमारे पास बॉयल्स लॉ भी है।
और जो टेम्परेचर है वो T1 इक्वल्स टू T2 है, यानी कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट क्योंकि ये एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन का प्रोसेस था। देन 2 to 3 जो जा रहा है उसमें हमें नजर आ रहा है कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन था, अगेन वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एंड प्रेशर इज डिक्रीजिंग, ठीक है। एंड T3 इज इक्वल्स टू T4 यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, लेकिन इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि जब एक्सपेंशन हो रही है और प्रेशर जो है वो कम हो रहा है तो इसमें टेम्परेचर के अंदर भी चेंजेस आ रही है और टेम्परेचर भी हमारे पास डिक्रीज कर रहा है क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंशन रेट की वजह से। थर्ड जो हमारे पास प्रोसेस था वो आइसोथर्मल कंप्रेशन का था। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन में जो है वो अब यहाँ 3 to 4 देखा जा सकता है कि वॉल्यूम डिक्रीजिंग की तरफ है और प्रेशर इंक्रीजिंग की तरफ है, क्योंकि कंप्रेशन हो रही है तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है और प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, लेकिन क्योंकि ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। देन 4 to 1 ऊपर की तरफ जा रहा है, एरो साइन शो कर रहा है, तो कंप्रेशन हो रही है यानी कि वॉल्यूम हमें यहाँ कम होता हुआ नजर आ रहा है और प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, और साथ साथ प्रेशर के इंक्रीज करने से टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है एंड सिस्टम कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, क्योंकि ये एक साइक्लिक प्रोसेसेस थे तो साइक्लिक प्रोसेस में जो इनिशियल एंड जो फाइनल पॉइंट होता है वो सेम होता है। हम कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एफिशिएंसी का जो जनरल हमारे पास फॉर्मूला होता है वो है कि एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू आउटपुट अपॉन इनपुट। नॉर्मली जो हम एफिशिएंसी है वो हमेशा कैलकुलेट करते हैं इन टर्म ऑफ परसेंटेज, तो यहाँ हम लिखते हैं कि परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू, यहाँ जो आउटपुट है वो आउटपुट पे हमें क्या मिल रहा होता है, वर्क डन मिल रहा होता है, और इनपुट पे हम क्या दे रहे होते हैं, हीट दे रहे होते हैं, तो वर्क डन अपॉन हीट इनपुट एंड मल्टीप्लाई बाई 100। इसको हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया और जो हीट इनपुट है वो QH है। जो वर्क डन हमारे पास है वो इक्वल से QH माइनस QC। अब हम बात करते हैं कि ये QH और QC क्या है। QH हमारे पास क्या है कि हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द वर्किंग सब्सटेंस फ्रॉम द हॉट बॉडी ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन। जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन थी तो उसको एक हॉट बॉडी पर रखा था, तो जो वर्किंग सब्सटेंस था गैस थी उसने वहाँ से उस हीट को जो है वो एब्जॉर्ब किया था। हीट को एब्जॉर्ब करने की वजह से उसमें एक्सपेंशन हुई थी, उसका वॉल्यूम इंक्रीज किया था और उसने अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखा था। जो QC वो है वो हीट रिजेक्टेड टू द कोल्ड बॉडी ड्यूरिंग आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन में जो है वो उसको एक कोल्ड बॉडी के ऊपर प्लेस्ड कर दिया गया था, तो जब कोल्ड बॉडी के ऊपर रखा गया था तो वहाँ से हीट रिजेक्ट हुई थी और कंप्रेशन की वजह से जो वॉल्यूम कम हो रहा था तो उसने टेम्परेचर को बढ़ने नहीं दिया था, बल्कि जो अमाउंट ऑफ हीट जिस रिस्पेक्ट से वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा था वो हीट रिजेक्ट हो गई थी थ्रू कोल्ड बॉडी। तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है। हम वर्क डन की वैल्यू को जो है वो फॉर्मूले में ऊपर सब्स्टिट्यूट करते हैं। जो QH है वो LCM है, जब हम LCM ब्रेक करेंगे तो QH अपॉन QH माइनस QC अपॉन QH हो जाएगा। QH अपॉन QH जब हम करेंगे तो ये 1 का फैक्टर आ जाएगा, तो एफिशिएंसी वुड बी इक्वल्स टू 1 माइनस QC अपॉन QH मल्टीप्लाई बाई 100। अब जो QC है वो हमारे पास वो अमाउंट ऑफ हीट है जो कि कोल्ड रिजर्वायर की हमारे पास थी, कोल्ड बॉडी के लिए हम कह रहे थे, और जो QH थी वो हॉट बॉडी के लिए थी। तो हम हीट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या हम एफिशिएंसी को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म ऑफ टेम्परेचर भी, कि जो QC है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TC होगा, यानी कि कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर के बराबर होगा। सिमिलरली जो QH है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TH होगा, या हम इनको Q1, Q2 एंड T1, T2 की रिस्पेक्ट से भी कर सकते हैं, जैसे कि आपकी बुक के अंदर शो किया गया है। तो परसेंटेज एफिशिएंसी को हम लिख सकते हैं इन टर्म ऑफ टेम्परेचर भी, कि परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस TC अपॉन TH मल्टीप्लाई बाई 100। ये एक लिंक आपको दिया गया है, ये लेक्चर इसमें कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी को
डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो स्टिल आपके माइंड में अगर कोई कन्फ्यूजन हो या आप उसको मज़ीद देखना चाह रहे हो तो आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, बट स्टिल यू हैव एनी questions, queries or confusion, so you can ask freely. Thank you.